नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दिया है। और उनके मुताबिक, मिस्टर खड़गे के मुताबिक, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसलिए भी दहशतगर्द है क्योंकि वो भाईचारा में यकीन नहीं रखते, भाईचारा को बर्दाश्त नहीं करते और भाईचारा के दुश्मन है, यानी वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दुश्मन है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जिसके साथ ही बीजेपी परेशान हो गई, बीजेपी बरहम हो गई, बीजेपी नाराज़ हो गई और खड़गे से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। और आप देखेंगे कि हालिया अर्से के दौरान बीजेपी कायदीन ने खड़गे के बारे में इंतहाई यानी ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तब उन्हें एहसास नहीं हुआ कि किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाने पर उसका क्या हाल होता है। तो बहरहाल जैसे ही खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है और AIADMK एक दहशतगर्द के साथ जा रही है, जबकि अन्ना दुराई की तस्वीर वो थामे होते हैं और अन्ना दुराई के चाहने वाले कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो सकते। इस तरह की बात उन्होंने की। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अब बाद में उन्होंने कहा कि मैंने दहशतगर्द नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि मोदी जी भाईचारे के दुश्मन हैं। और जो भाईचारा का दुश्मन होता है वो आप देखेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे कि रास्त या बिलवास्ता तौर पर वो मुल्क का दुश्मन होता है। तो बहरहाल खड़गे ने बहुत बड़ी बात कह दी है और बीजेपी परेशान हो गई और बीजेपी अब खड़गे से मुतालबा कर रही है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से माज़रत ख़ाही करे। तो ये पहली खबर रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना खासकर हैदराबाद में आप देखेंगे कि मंशियात की लत में नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, वो बहुत ज़्यादा यानी मुलविस पाए जा रहे हैं, उसमें मुब्तला पाए जा रहे हैं। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने घर की छत पर या टेरेस पर गांजा उगाया और उसे पकड़ लिया गया है। ये बताया जाता है कि पुलिस ने गांजे के 17 पौधे जब्त किए, जिससे कम से कम 10 किलो गांजा यानी तैयार हो रहा था या निकाला जा सकता था। पुलिस ने ये बात कही है। और आपको ये बता दूं कि नाचारम में ये वाक़या पेश आया, जहां पर जो मुलजिम है, जिसकी शिनाख्त CH शशीदर की हैसियत से की गई है, अपने मकान के टेरेस पर गांजा उगा रहा था और महकमा आबकारी व नशाबंदी के अहदेदारों ने दावा किया और उन पौधों को जब्त कर लिया और CH शशीदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एक्साइज एंड प्रोबेशन डिपार्टमेंट शशिधर के बारे में वो बताया कि शशिधर गांजे की लत में मुब्तला हो गया था और अपनी सारी तनख्वाह वो मंशियात पर खर्च कर दिया करता था और बाद में उसने अमलन अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। तो ये जो मंशियात की लत होती है बहुत ही ख़तरनाक लत होती है। और आपको बता दूं कि ये वाक़या एक हुआ है और दूसरा भी एक वाक़या पेश आया मेडापट्टी नगर में। मेडापट्टी नगर में ये वाक़या पेश आया और इसी टीम ने 2 BTech के स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया है और उनके कब्ज़े से 480 ग्राम गांजा भी जब्त किया, जो गांजा फ़रोख्त कर रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि बच्चे BTech कर रहे हैं, BE कर रहे हैं। इवन आपको बता दूं कि डॉक्टर्स भी जो हैं, यानी मेडिकोज भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, BBA करने वाले, MBA करने वाले बच्चे भी हैं। वो तमाम के तमाम मंशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और दूसरी तरफ आप सिद्दीक़ साहब देखेंगे कि हमारे शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातें भी मुसलसल पेश आ रही हैं। और आपको ये बता दूं, जो कत्ल किए जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से नहीं है, जो कत्ल कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ भी हैदराबाद से नहीं है, ये बाहर के तकरीबन ही है। और ज़रूरी है मंशियात की लानत भी, इसका एक लिंक हम समझ सकते हैं। जो है ये जो लिंक है मंशियात की लानत से भी ये जुड़ी हुई है। इस किस्म की जो कत्ल की वारदातें हो रही हैं, पीना खाना, शराब, गांजा, और ये बहुत ही इन्हें ख़तरनाक बात है कि एजुकेटेड लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस लत में मुब्तला हो रहे हैं। एक तो ये कि अगर वो बिज़नेस करता है, इससे थ्राइविंग बिज़नेस है उसके लिए, बेहतरीन जो है ना मुनाफा मुनफ़ियत बख्श जो है ना बिज़नेस है उसके लिए। और दूसरे कि जब उन्हें इतना पढ़ लेता है, उसको जॉब नहीं है, तो इस ऐसे एक्टिविटीज़ में वो खुद ब खुद जो है ना राग़ी हो जाता है। तो इसके लिए क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार है? क्या हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी? जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, ना जॉब्स प्रोवाइड कितने करे, कितने ये लोग बड़े बड़े बातें करते। बताइए कितने साल में कितने जॉब्स ये लोग प्रोवाइड करें नौजवानों को। और बेरोजगारी भत्ता जो देते बोले थे वो भी नहीं दिए, कोई चीज़ नहीं दी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मायूस है, नौजवान पूरे मायूस है। और इतने हाईली क्वालिफाइड है, बताइए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बोले, तो बताइए इतनी मेहनत करके उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है लेकिन उसको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिलती है।
तो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ था। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के इंजीनियर बनने के दौरान उसने गांजा इस्तेमाल नहीं किया, मतलब है कि जब उसको, हाँ बिल्कुल, मतलब है कि उसको लत उस वक्त पड़ी जब वो, मतलब वो हालात वैसे हो गए थे, उन्हें मजबूरन जो है ना वो नशा का आदी बन गया हो जाए ना। जी। और फिर अब साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे इतने, यही वजह से हो रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड है रियाज साहब, ये लोग जो है ना हाईली प्रोफेशनल लोग हैं और इनको जॉब नहीं है, तो ये लोग जो है ना ये क्राइम्स की तरफ राग़िब हो जा रहे हैं। बड़े बड़े क्राइम पुलिस सॉल्व नहीं कर सक रही, इतने बड़े बड़े जो है ना साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। बताइए आप जान। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक ऑल इंटरनेशनल लेवल का सवाल है खबरों का, तो इस सिलसिले में हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद और आपको बताते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दूसरे दौर की मुज़ाकरात होने वाले हैं उसकी मेज़बानी के लिए तैयारियाँ कर चुका है और 2 लाख सिक्योरिटी एहलकारों को भी 2 शहरों में इस्लामाबाद और रावल मंडी में तैनात किया गया है। और ये इसी दौरान खबर आई है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे विटकोफ के साथ साथ आपको बता दूं कि ट्रंप के यहूदी दामाद जेड कश्नर भी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं बातचीत के लिए, मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात होंगे सिर्फ अमेरिका ही कर लेगा, यानी अमरीकी वफद अपने आप से बात कर लेगा और वापस हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका उसके जहाज़ों को जब्त कर रहा है, आबना हुर्मुज़ की जंगबंदी, आबना हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो जारी रखे हुए और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करता है। इसलिए हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। अब पाकिस्तान परेशान है, करे तो क्या करे, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन तो पहुंच रहा है, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है ईरान को मनवाने के लिए कि आप मुज़ाकरात में आ जाइए, मुज़ाकरात नाकाम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुज़ाकरात में तशरीफ़ लाइए, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, अमेरिका की भी इज़्ज़त का सवाल है। वैसे भी अमेरिका की इज़्ज़त कोई बाकी भी नहीं रही, आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप ने तबाह व बर्बाद करके रख दी है अमेरिका की इज़्ज़त, और इसके लिए नेतन्याहू जो गज़ा का खसाई है वो जिम्मेदार है, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरह ट्रंप को बोतल में उतारा, ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में किसी भी सदर को किसी ने इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया होगा। आज ट्रंप की वजह से सारा अमेरिका मौज़ूए मजाक बना हुआ है। बिल्कुल जो है ना, ये देखिए जब भी जो है ना कोई पीस इनिशिएटिव आगे बढ़ता है, वहाँ से नेतन्याहू का कॉल आता है, उन्हें आके टांग पकड़ के खींच देता है। अब बताइए कि आप जो है ना स्टेट हरमुज़ पे जो है ना पूरे कंट्रोल करे हुए हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि बातचीत करेंगे, तो ईरान बोला कि भाई पहले ये हटाओ, जो आप बंद करके रखें हटाओ तो बात करेंगे। वो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो उनके जो एक्सेस करने की जगह वो पूरा अमेरिका पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, और इधर कह रहा है कि जो है ना बात करेंगे, फिर दूसरी तरफ न्यूक्लियर के जो मटेरियल है वो भी दे दो बोलता, उन्हें वो कैसा देंगे, वो सवाल ही नहीं है देने का, उन्हें बोला सवाल ही नहीं है। तो बोला ट्रंप बोल रहा है कि जो है ना कि अभी बम्स रेडी हैं बिल्कुल डालने के लिए, तो ईरान बोला बिल्कुल हम भी रेडी हैं। जी। तो बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। या तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो इन्हें ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा गल्फ का, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ा है। जैसा फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि आप जानते हैं, मतलब ये कि खाली इसका मिशन होता है, फिर थोड़ी देर पीस हो जाता है, फिर होता है, जैसे अफगानिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखिए अब खत्म होने वाली है, जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने वाली है, उससे पहले अगर ये कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर दोबारा जंग शुरू हो सकती है। फिर दोबारा आप देखेंगे कि ईरान ने तो अबनाए हुर्मुज़ को ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और अमेरिका नाकाबंदी करता है तो अमेरिका को बहुत उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अरब ममालिक भी तंग आ चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुत्तहिदा अरब इमारात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अरब ममालिक अमेरिका से कह सकते हैं कि भाई आप की वजह से ये हालात ख़राब हुए हैं, और या इसराइल की वजह से ख़राब हुए हैं, अब इसराइल ने आपको बेवकूफ़ बनाया है और उसकी वजह से ये हालात ख़राब हुए हैं और हमारा नुकसान हुआ है। बिल्कुल यही कह रहा है, यही अमेरिका से कह रहा है कि भाई हमारे कंपनसेट करो, तुम्हारी तरफ से हमारा नुकसान हुआ है, और हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्या गारंटी है। ये लोग पूछ रहे हैं, अरब कंट्रीज पूछ रहे हैं ट्रंप के कि तुम हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है, ये बताओ तुम क्या सिक्योरिटी है। आप देखिए पूरे फजाई अड्डों को तबाह कर दिया ईरान, अमेरिकी खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इतना सॉफ्ट टारगेट है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज, कभी भी कोई भी मार सकता है इनको, जो है ना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं, खाली अपने बेसेस बना लिए। सोचिए आप, अमेरिका जो है ना अपने बेसेस को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता तो वो कंट्रीज को क्या बचाएगा, ये बताइए। इस्लामिक कंट्रीज को, अरब कंट्रीज को क्या बचाएगा। अरे खुद उसके बेसिस को तबाह कर दिया ईरान, खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा, तो वो इनको क्या बचाएगा। इनकी तो अकल होना चाहिए ना। और दूसरी बात आप देखिए कि अब तो जो ये कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू है इसराइल का आखिरी वज़ीर आज़म साबित होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा जा रहा है, और तंग आ चुके हैं वो, बिल्कुल अपनी साख बचाने के लिए जंग को जारी रखना चाह रहा। जी।
और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ईरान और अमेरिकी जो मुज़ाकरात है उस पर ऐसा लगता है कि इसराइल पूरी तरह यही चाहता है कि उसे सबूताज कर दिया जाए, वो नाकाम हो जाए, और वो इसराइल के मफाद में है। और इसराइल सिर्फ जंग चाहता है, इसराइल तबाही चाहता है, बर्बादी चाहता है। और आपने देखा कि किस तरह ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया गया, अली लारीजानी को शहीद किया गया, और ईरान की अहम यानी लीडरशिप को ख़त्म किया गया। उसके बावजूद भी ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका जिस अंदाज में ज़बरदस्ती कर रहा है, और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि तुम हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम हमें मजबूर नहीं कर सकते, हम एक मुक़्तदर आला है, इक़्तिदार आला है, और हमारी जो सालिमियत है वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ऐसे में चीन ने भी कहा है ईरान की सालिमियत का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप जब चाहे जाएंगे, जिधर चाहे लोगों को मारेंगे, तो इसका मतलब है आप इंटरनेशनल टेररिस्ट है, आप आलमी सतह पर दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। बिल्कुल वही मतलब हुआ ना। आप जो है ना, यानी एक तो जो है ना गन के साए में आप बातचीत करेंगे, उन्हें बोला पहले हटाओ, बात करो सीधा। अच्छा, दूसरे आप देखेंगे इसराइल की जो पॉलिसी है टारगेटेड किलिंग की, जैसा वो समझ रहा फलस्तीन में जैसा हर एक को मारते गए, यहाँ भी करे, उन्हें बोला कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी लीडरशिप जो है ना, जो बची हुई है, हर एक के पास अपने अपने पावर। आज इसराइली लीडरशिप को अगर कत्ल कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसराइल जमींदोज हो जाएगा, खत्म नहीं। वो ईरान है जो आज खड़ा हुआ है, बिल्कुल सर्वाइव होके है। हालांकि जो है ना वहाँ की आला क़यादत को ये लोग टारगेट करने के बावजूद भी उन्हें ठहरा हुआ है अपनी जगह, बहुत बड़ी बात है। ये सालिमियत उसकी जो बाकी है, और वाकई जो है ना वो कंट्री की तारीफ कर सकते हैं कि मतलब है कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी बराबर डिफेंड करा हुआ है, बराबर हो जाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का और ईरान का सवाल है, आप देखेंगे कि 2015 में, जुलाई 2015 में एक यानी यूरोपीय यूनियन और 6 बड़ी ताकतों के साथ ईरान का माहिदा हुआ था। उस वक्त ओहदे सदारत पर बारक हुसैन ओबामा फायज थे। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि बारक हुसैन ओबामा का नाम सुनकर, उनके नाम के साथ हुसैन सुनकर आप खुश हो जाएंगे कि ये शख्स मुसलमान नस्ल का है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बारक हुसैन ओबामा, बिल क्लिंटन और बुश के दौरे सदारत में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। कोई मामूली बात नहीं है, ये कातिल है ये। और आपको ये भी बता दूं कि इन कातिलों के टोले ने जो कार्रवाई शुरू की, उसका सिलसिला आज भी जारी है। तो दहशतगर्द ये ईरान को कहते हैं, दहशतगर्द ये अफगानिस्तान को कहते हैं, दहशतगर्द ये मुस्लिम ममालिक को कहते हैं, जबकि ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। और उनकी दहशतगर्दी की वजह से आज सारी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। और इस मामले में सबसे सरफहरिस्त अगर कोई है तो वो इसराइल है। और इसराइल अब ऐसा लगता है कि इसका नामो निशान मिटने वाला है। यह अलग बात है कि कुछ मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक उसके साथ ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, लेकिन वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, तुम इन पर भरोसा मत करो। अब फिर इसके बावजूद भी अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक इस पर भरोसा करते हैं, इसराइल पर और अमेरिका पर, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान ने कह दिया है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक तरफ तुम धमकियां देते हो, दूसरी तरफ धमकियों के साए में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या हम बेवकूफ़ है? तुम बेवकूफ़ होंगे लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कह दिया है कि हम बातचीत में हिस्सा लेना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ क़तर ने कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी एक आलमी मसला बन जाएगी। बहुत बड़ा इशू है। अगर देखा जाए तो उसका असर हमारे पास भी पड़ सकता है। और मतलब है कि अरब कंट्रीज़ का मतलब जहाँ तक यहाँ पे रोल है, ये लोग कैसा भरोसा करे भाई, यानी खुला दुश्मन है तुम्हारा यहूदी इसराइल है, और तुम उनसे जो है ना प्रोटेक्शन चाहते हैं यहूदियों से, खासतौर पर यूएई की बात करो जो है ना, उससे जो है ना पीस मायदा करें। अरे वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, तुम लोग क्या समझ के उससे मायदा करें जो है ना। जी मामूली यानी अमेरिका कुछ नहीं कर सक रहा, उन्हें आके क्या करेगा? इन्हें बजाय ईरान से जो है ना ताल्लुकात इस्तवार करने के बजाय लोग जो है ना यहूदी मुमलिकत से। अब यकीन मानिए इसराइल की बुनियादी झूठ पर पड़ी है, और आज भी ये झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते। बिल्कुल हर चीज़ झूठी है इनकी जो है ना पूरा। अच्छा, उसके बाद ऑलरेडी जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिया है, कोई पलट के उसको देखता नहीं, एनपीटी बिना साइन करता है भाई। आलमी एटमी तवानाई जो एजेंसी है वो क्या कर रही है? बिल्कुल क्या ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है? इसराइल के जो एटमी हथियार है उसका उन्हें तनखी करनी चाहिए, वहाँ जाके प्लांट्स पर धावा करना चाहिए। हरगिज नहीं जाते वहाँ पे, जाते नाम नहीं लेते उसका। क्यों डर है, क्यों खौफ है? फिर ईरान से क्यों तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? बात करें कि ईरान को, तो ईरान बोल रहा है कि भाई जाके देखो कितने बॉम्ब बना लिया, हम खाली पीसफुल पर्पस के लिए जो है ना यूरेनियम जो डेवलप कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। फिर जी इतना जो है ना वन साइडेड सब एक तरफा है पूरी। और मेडिकल जो सर्विसेज है उसके लिए भी ईरान यूरेनियम में इनरिच कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ओबामा का सवाल है, उस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई 2015 में ईरान का एक माहिदा हुआ था 6 बड़ी ताकतों और यूरोपीय यूनियन के साथ, और उस माहिदे को नाम दिया गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया था। और उसके तहत ईरान ने
यूरेनियम की आपूर्ति थी उसे कम करने का ऐलान कर दिया था और उस पर राजी भी हो गया था। लेकिन ट्रंप आता है बेचारा 2018 में अपनी पहली मियाद के दौरान उस माहदे को ख़त्म कर देता है। तो ये जो माहदे को ख़त्म किया गया वो भी इसराइल के दबाव में आकर उसने किया है और ये बहुत अहम बात आपको मैं बता रहा हूँ। आप पूरी इसकी क्रोनोलॉजी देख सकते हैं और आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा किस तरह के ये हालात पैदा करता है। तो बहरहाल इसराइल पूरी तरह हावी हो गया है अमरीकियों पर, ख़ास तौर पर जो भी सदर आता है इसराइल उस पर हावी हो जाता है, उसको ब्लैकमेल करता है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जेफरी एप्स्टीन जो फाइल है उसके लेकर ट्रंप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। और वैसे भी ट्रंप की जो हालत, जहनी हालत हो गई है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार का हाल किया और नीतीश कुमार ने ओहदे वज़ारत आला को छोड़कर अब राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं और उन्हें ऐसी सिक्योरिटी दी गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बहरहाल अब ना वो कुछ करने के काबिल रहे हैं ना करने वाले रह गए हैं। और आपको यही बता दूं कि जिस वक्त इंतखाबात हुए थे और ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर नीतीश कुमार को फायज किया गया था, आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, खबरों ख्याल के आप वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने बारहा कहा था कि विद इन 6 मंथ नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। और आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने पेश ख्यासी की थी। तो बहरहाल सिद्दीक साहब आपको बता दूं कि ईरान के साथ यूरोपियन यूनियन के अलावा 6 बड़ी ताकतें, चीन है, फ्रांस है, रूस है, बरतानिया है, अमेरिका और जर्मनी ने माहिदा किया था और वो माहिदा बिल्कुल अच्छा था और सुकून हो गया था दुनिया में। लेकिन अब इसराइल ने, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप क्या पहली मियाद रही तो ट्रंप ने को मजबूर किया गया कि वो माहिदा ख़त्म कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल इसराइल के दबाव में आके किया गया। हालांकि उससे बहुत पीसफुल माहिदा था, बहुत अच्छे टर्म्स कंडीशन थे और सारे लोग एग्री थे, ईरान भी था एग्री, सारी उसको ख़त्म करके जो है ना हथियारा जो है ना उसके बमा डालूंगा, मार दूंगा, ये करूंगा, बोले तो वो सुनने वाला नहीं है। कहीं को सुनेगा कोई भी जो है ना, पीसफुल पर्पस के लिए, अपनी एनर्जी के लिए उन्हें डेवलप कर रहा है ना। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम जो है ना तुम भी तो कर रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से है, जहाँ पर 2 मरहलों में यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को रायदही होने वाली है और बीजेपी हर हाल में मगरबी बंगाल जीतना चाहती है। ममता बनर्जी की पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की शेरनी है और शेरनी की तरह वो गिदड़ों का और कुत्तों का मुकाबला कर रही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी बार बार इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि उनके कट्टर हामियों के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के दावे जारी रखे हुए हैं और वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में ला रहे हैं। और दी टेलीग्राफ में वाज़े तौर पर ऐसे 9 अहम कायदीन के नाम लिए गए हैं जिनके खिलाफ ईडी ने फहरिस्त तैयार कर रखी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह डराना, धमकाना और डरा धमका कर उनको कमज़ोर करना बीजेपी का मकसद है। लेकिन ममता बनर्जी कमज़ोर होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे, जो होता है देखा जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीजेपी के इशारों पर नाच रही है और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के बारे में भी उन्होंने इसी तरह के ख्यालात ज़ाहिर किए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी किस तरह के इक़दाम कर रही है। और वहाँ देखिए कि नीम फौजी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है और जो अहम पुलिस अहदेदार हैं उनके तबादले कर दिए जा रहे हैं और टीएमसी के जो अरकान असम्बली है या कायदीन है, कारकुन है, बासर कायदीन या टीएमसी से जुड़े ताजरीन हैं, उनके मकानात पर, उनके दफातर पर ईडी के दावे किए जा रहे हैं, इनकम टैक्स के दावे किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के नाम पर ये धब्बा है। ये लोग बिल्कुल इन्हें बोखलाहट का शिकार हो गए यार सभी लोग जो है ना। इलेक्शन जैसा जैसा करीब आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो आप तकरीर देख सकते हैं, शाम में उन्होंने मुखातिब किए, वो सब उसी तरफ इशारा था। जी जी, कैसा भी बंगाल के इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपनली तरीके से आप फाइट नहीं कर सकते ममता बनर्जी से। अब ज्ञानेश कुमार को यूज़ करें कि देखिए आप उसका रोल क्या है, वो तो ऐसा बड़ा हीरो बना हुआ है, वो तो अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा जो है ना तुरुम खां समझ रहा है, बात तक सही नहीं करता। यकीन मानिए अगर यूपी हुकूमत आएगी तो ज्ञानेश कुमार का जो हाल होगा उसका तस्वुर नहीं कर सकते ज्ञानेश कुमार। बिल्कुल बदतरीन उसका हशर होगा अगर आ जाएंगी हुकूमत ये इंडिया ब्लॉक की। तो ये लोग जो है ना क्या समझ रहे हैं, इख्तिदार के आड़ में, नशे में लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। तो वो इतना आसानी से जो है ना डिफीट आप दे सकते हैं, ना वो डिफीट को मानने वाली है, ना उसको जो है ना सरेंडर कर सकते जाना। वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अवाम उसको लाइक करते हैं, अवाम में बहुत फेमस है ममता बनर्जी, अवाम उसको लाइक करते हैं, हकीकी जो है ना अवाम उसके साथ है पूरे जो है ना, क्योंकि वो आखिर वो कर भी रही है अपनी स्टेट के लिए। ये लोग क्या आता खाली लड़ाना, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, ये लोगों को आपस में तफरुखा पैदा करो, इनको कैसा भी लॉलेसनेस डालो वहाँ पे, पूरी कोशिश कर लिए जाना। अमित शाह जाके और ये वज़ीर आज़म जाके पूरी कोशिश कर लिए कि कैसा भी करके बंगाल को जो है ना वहाँ का मतलब ऐसा
वो करो कि डिस्टर्ब कर दो पब्लिक को जाके जाना फौरन। बहरहाल नाज़रीन, आपका हम लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ के आप देखेंगे कि विकास नगर में किस तरह के यानी स्लम एरिया को जला दिया गया था और ये जानबूझकर जलाया दिया गया था। फिर वहाँ के जो मकीन थे, तमाम के तमाम हिंदू मकीन, वो योगी आदित्यनाथ तो हुकूमत पर बहुत ज़्यादा बरहम भी हुए, एहतजाज भी किया। अब देखिए, किसी की ज़िंदगी, घर बनाना कोई मामूली बात नहीं होती है, घर बनाने के लिए ज़िंदगी लग जाती हैं। तो बहरहाल उन्हें बेघर करने के लिए लैंड ग्रैबर्स ने या हुकूमत ने जो भी काम किया है, तो उसके खिलाफ आपको बता दूं कि ये लोग घर जलने की वजह से यानी बेयारो मददगार हो गए थे। लेकिन जामे दारुल हुदा एक मदरसा है वहाँ का, और आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ बसपा शर्मा की तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे में जामे दारुल हुदा के बच्चों ने, मदरसे के बच्चों ने उनके लिए ग़िज़ाई अशिया पेश की, उनको खाने का इंतज़ाम किया। ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम अब तो शर्म लेनी चाहिए, या शर्म के यानी होश के नाखून लेना चाहिए हमारे योगी आदित्यनाथ को कि मदरसे के बच्चे किस कदर बड़े दिल वाले होते हैं। जी हाँ, जबकि मदरसों को ये बंद कर रहा है जो है ना, बुलडोजर चला रहा है उस पर जो है ना, क्या बोलता है, टेररिज्म की जो है ना लोग तालीम देते हैं। अरे टेररिज्म तो तुम है, टेररिस्ट तो तुम हो। जो पीसफुल जो लोग हैं, अमन पसंद लोग, गरीब लोगों के जो है ना हट्स को, चौपड़ियों को आप जो है ना मिसमार कर रहे हैं। तो टेररिस्ट कौन है? तुम है, ये लोग है जो है ना। तो ये जो है ना बहुत बेहूदी किस्म के लोग हैं रियाज साहब। ये लोग जो है ना, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इनमें जो है ना। यानी अब तो ठीक है, मुसलमान बनाते थे बेचारे, वो गरीब बेचारे, उनकी झोपड़पट्टी पे बुलडोजर चला के खत्म, जला दे रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। अपने इख्तिदार से, अपने मतलब से ये समझते हैं कि हिंदुओं से लेना देना है। ये तो हिंदुओं के दुश्मन है। बिल्कुल। आप यकीन मानिए कि ये कहते हैं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म खतरे में, इनको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म कोई अब्दुल रहमान नहीं है, मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, मुल्क का वज़ीर दाखिला असदुद्दीन अवीसी नहीं है, अमित शाह है, और मुल्क के जो वज़रा है कोई एक मुसलमान नहीं है उसमें, तमाम के तमाम 99% हिंदू हैं। और आप देखिए अरकान पार्लियामेंट जो बीजेपी के है उसमें कोई मुसलमान नहीं है, 99.9% जो है वो हिंदू है। फिर भी ये बेशर्मी से कहते हैं कि हिंदुइज्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। अगर सनातन धर्म खतरे में हो तो तुम्हारे से बड़ी मैं समझता हूँ कि बुज़दिल कौम हो ही नहीं सकती अगर तुम खतरे में हो तो। सरासर झूठ है जो है ना, ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को। अरे हिंदुओं को बेवकूफ बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू तो बेवकूफ नहीं बनेगा, हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बनेगा, लेकिन तुम्हारी असलियत अगर मंजरेआम पर आएगी तो तुम्हें चप्पलें छोड़कर भागना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, एक वक्त आएगा बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती होंगी इनकी। अरे हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हर चीज में मंदिर मस्जिद, अरे हिंदुस्तान हर चीज में करो, तुम हर चीज में हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की तरक्की की बात करो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करो, महंगाई खत्म करने की बात करो, सस्ता यानी हर चीज सस्ती करने की बात करो। जी कुछ भी नहीं, वही चीज विकास की बात नहीं करना, तरक्की की बात नहीं करना। लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, आपस में तफरका पैदा करो, जितना हो सके इनको आपस में लड़ाते रहो, रात दिन इनकी पूरी एक्टिविटीज पूरी। अरे खुद तो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, दूसरे हिंदुओं को कहते हैं कि बच्चे पैदा करो। अरे पहले अपना अमली प्रैक्टिकली साबित करके बताओ कि क्या तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। हर थोड़ी इनको बयान आता कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भगवत देखिए आप किस तरह की बात करते हैं, 3 कीजिए, 4 कीजिए, आपने कितने किए भाई? जी हाँ, वो नहीं बोलते, वो पूछना नहीं उनसे जाना, दूसरों को बोलते हैं, दर्ज देते हैं, बच्चे पैदा करो, तुम क्या करे जो है ना, तुम्हारे बच्चे कितने हैं जो है ना, तुम शादी क्यों नहीं करे जो है ना, सवाल है। बिल्कुल, अरे बच्चे यूं ही पैदा नहीं होते, बच्चे कैसे पैदा होते हैं हम सिखाएंगे, आके खिलास लेंगे हम आपकी। बिल्कुल, कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे पैदा करने के लिए, समझे आप। ये बच्चे कोई वो नहीं है, फैक्ट्री की नहीं है कि डाल दें अंडे मशीन में डाल दें और बच्चे पैदा हो जाएं। फिर उनको ब्रॉटअप करना, पैदा करने के बाद फिर उनकी हर चीज देखना करना, कितनी मेहनत का काम है। ये नहीं होता ना, इसलिए शादी नहीं करते लोग। जी जी, खाली बच्चों की बातें करते हैं। प्रैक्टिकली बच्चे पैदा करके बताइए, फिर दूसरों को बोलिए कि आप बच्चे पैदा कीजिए। जी हाँ बिल्कुल। अरे गरीब मुसलमान अगर बच्चे पैदा करता है तो इसको परेशानी होती है। जी हाँ। अरे भाई तेरे दम है तो तू पैदा कर। बिल्कुल, फिर उन्हें पैदा करा, उन्हें जिम्मेदारी ले रहा, उन्हें ब्रॉटअप करा, सब कर रहा। तेरे को प्रॉब्लम क्या है? और दूसरी बात है, आबादी में इजाफे से गुर्बत नहीं बढ़ती। अगर गुर्बत बढ़ती तो चीन सबसे करीब होता। बिल्कुल जाना, फायदा ही होता, कंट्री को फायदा होता, मैन पावर बढ़, उसके बाद काफी वाफेयर में होता, तरक्की करता मुल्क जाना। जी जी जी, चीन की बेस्ट एग्जांपल है ना हमारे सामने। अरे चीन वाले पहले एक बच्चे पे रख दिए थे, आप बोले कि नहीं भाई आप ज्यादा बच्चे पैदा करो। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर बूढ़े आबादी बढ़ती जा रही है, और हिंदुस्तान की खुशकिस्मत यह है कि जवान आबादी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, उसका फायदा उठाना चाहिए लोग। जी जी, मगर उसके बावजूद भी जो है ना कुछ और चीजों का दर्ज देते हैं लोग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे मेरे भाई मोहब्बत सिखाओ तो बच्चे पैदा कर सकते हो लोग। आप मोहब्बत ही नहीं सिखाएंगे, नफरत सिखाएंगे इंसानियत से, तो कहाँ के बच्चे पैदा होंगे? बिल्कुल, टेंशन में बच्चे पैदा नहीं होते। नफरत की बात है, रात दिन जो है ना, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ मैं। जी हाँ,
जी, तो जी। ये चीज़ पहले सीखना चाहिए इनको। तो जब मालूम होगा कि वाकई जो है ना बच्चे पैदा, आबादी बढ़ेगी, जब क्या करना, कितने बच्चे पैदा करना क्या अरे है, जब ये दर्ज दे सकते थे। अरे इनको क्या मालूम है बच्चों की मुस्कुराहट, इनको क्या मालूम है बीवी की राहत। जी। अगर ये मालूम होती तो मैं समझता हूं कि आज हर कोई शादीशुदा होता। बिल्कुल जो है ना फैमिली को टेक केयर करते, फिर भागने जाते बीवियां इनके, या अरे फिर क्या लोग छोड़ के जज्बात, जाते क्या एहसासात होते हैं खानदानी, जी। जो फैमिली वैल्यूज जो होते हैं, खानदानी इक़दार जो होते हैं, उन्हें तुम तो उसके बारे में जानते तक नहीं। जी हाँ, अगर जानते तो फिर ये दूध पे जीएसटी नहीं लगाते थे लोग। जी हाँ, जी हाँ, स्टेशनरी पे जीएसटी नहीं लगाते थे। जीएसटी नहीं लगाते थे। जी जी, ये एहसास नाम की चीज नहीं है, बेएहसास हो गए लोग जो है ना। दूध पे जीएसटी लगाते हैं, स्टेशनरी पे जीएसटी, बुक्स पे जीएसटी लगाते हैं, फिर बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। पहले ये खत्म करो। जी हाँ, ये नहीं, ये ऐसी नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है साबिन में जाना कुछ भी। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। और मैं समझता हूं कि जो कोई एक बात करता है और अमल अलग करता है तो उसको तनकीद का निशाना बनाना हमारा बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत मुसलमान फ़र्ज बनता है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब ले चलते हैं और आपको बताते हैं पोप लियो और कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं उनके सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं पोप लियो, और एक पागल शख्स है जो पोप लियो की भी तजलील कर रहा है, क्योंकि एक मजहबी रहनुमा की तजलील करना, उनकी को जलील करना कोई आम शख्स नहीं कर सकता, पागल शख्स ही कर सकता है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम कभी ये नहीं कहेंगे कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो पागल है, वो जुनूनी है, हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सहाफ़ती उसूल व आदाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन आपको बता दूँ कि अगर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, आपको बता दूँ कि प्रोफेसर सक्सेस, जेफरी सक्सेस, ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लबो लहजे से और उनकी बातचीत से, उनके इशारे किनायों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। तो ये चीज़ तो हम आपको सुना सकते हैं। यहाँ किसी आदाब की, यहाँ किसी इक़दार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मालूमात लोगों तक पहुँचाए। और आपको ये बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को जो तायद अमरीकियों की हासिल थी, 70% की गिरावट आई है। इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होने वाली है। तो बहरहाल पोप लियो की तस्दीक तो दूर है, हम कोई एतराज़ नहीं करते थे। अब जो ईसाई दुनिया है अब यहूदियों पर और ट्रंप पर बहुत नाराज़ है, क्योंकि एक यहूदी सिपाही ने लेबनान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, हम मुजस्समों में यकीन नहीं रखते और आप देखेंगे बुतों में यकीन रखने वाले नहीं हैं, लेकिन एतराज़ भी नहीं करते। तो बहरहाल उस मुजस्समे को इस बुरी तरह गिराया गया, उसको वो मार रहा है जाहिल कहीं का, कि आप देखेंगे कि किस कदर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। अल्लाह के पैगम्बर हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। इन्हें इसके बावजूद भी जो है ना ये लोग जी करते रहते हैं। जो मालूम है जो है ना यहूदी भी तुम्हारे दुश्मन है। इन्हें स्लेब पे चढ़ाने का जो वाक़या है जो है ना, इसमें यहूदी इन्वॉल्व है जो है ना। और तो स्लीप पे जो चढ़ाए हैं किसी और को चढ़ाया गया है, जबकि हजरत ईसा को तो अल्लाह ताला ने उठा लिया था। वो तो आसमान पे उठा लिया। और लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना, तो लेकिन उसमें ये लोग की कॉन्स्पिरेसी थी यहूदियों की। जहाँ बिल्कुल। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।